बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, उसमें हमने पढ़ा था सिल्वर प्लेटिंग। आज हमारे पास है क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हमारे पास जो क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना, इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो है क्रोमियम सल्फेट, और इसमें जो एनोड होता है आमतौर पर मैंने बताया है कि जिसकी तुम लोगों ने तय चढ़ानी है उसका एनोड बनता है। लेकिन यहां पर जो एनोड इस्तेमाल होता है वो एंटी मोनल लेड। ये दो इसमें एलिमेंट्स होते हैं, एक एंटीमनी Sp और दूसरा हमारे पास Pb। इन दो चीजों का ये मिक्सचर होता है। और सेकंड इसमें जो कैथोड है जिस पर तुमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, सपोज कर लो आयरन है, सपोज, ठीक है ना, आयरन पर हमने क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। आयरन पर जब तुम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करती हो तो डायरेक्ट इसके ऊपर क्रोमियम चढ़ता नहीं है। इस वजह से आयरन को पहले निकल के साथ या फिर टीन के साथ, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। समझ आ रही है बात की कि आयरन पर जो है वो डायरेक्ट क्रोमियम की लेयर जो है वो नहीं चढ़ पाती, तो यहाँ इसको निकल के साथ या इसको टिन के साथ या फिर कॉपर के साथ पहले इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमें करनी पड़ती है। फिर इस पर जो क्रोमियम अच्छे तरीके से बैठ पाता है आयरन के ऊपर। वही प्रोसीजर पुराना जो मैं सारी बातें करता रहा कि इसके अंदर भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही इस्तेमाल करेंगे। किस तरह प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस का। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्रोमियम सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया होता है। ये एंटीमोनल लेड, मैंने जैसे बताया कि एक हमारे पास इसमें एंटीमनी मेटल होती है और दूसरी इसमें लेड होता है। इन दोनों की ये मिक्सचर होती है और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का कनेक्शन जो है वो बैटरी के साथ कर दिया जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इस सॉल्यूशन में से पास होती है, ठीक है, तो इसमें फौरन ये जो कंपाउंड होता है इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। अब जो क्रोमियम सल्फेट होता है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़े से सल्फ्यूरिक एसिड या कोई और एसिड जो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो डाला जाता है, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। ये हमारे पास क्रोमियम सल्फेट का होता है एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इसमें वाटर की भी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के अंदर। साथ ही क्रोमियम जो सल्फेट है इसकी भी इलेक्ट्रोलाइजर क्रोमियम आयन अलग हो जाते हैं एंड सल्फेट आयंस अलग हो जाते हैं। प्लस नेगेटिव और इसके साथ इसकी प्लस वैलेंसी, ठीक है। अब यहां पर ये है कि इसमें जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ चलते जाएंगे, यानी जो हाइड्रोजन आयंस है, और जो सल्फेट आयंस हैं ये कैथोड की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, और एनोड की तरफ जो क्रोमियम आयन है, जो नेगेटिव आयंस है वो आप लोगों के सॉरी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन आयंस,
ये आपके जो है वो एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। थोड़ा थोड़ा ये हो गया। तो जो नेगेटिव आयंस हैं सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस, ये दोनों एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो क्रोमियम आयन इधर और साथ आप होंगे H पॉजिटिव आयन, ये जो है इस तरफ मूव करेंगे। लेकिन समझ कि आप लोगों के जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे और नेगेटिव आयन जो है वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर एनोड में और कैथोड के ऊपर रिएक्शन चलेगा। अब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी इसकी निस्बत क्या है, ज्यादा है। तो एनोड में इसकी ऑक्सीडेशन होगी हाइड्रोक्साइड आयन से। अब यहाँ पर आपके निकाल के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन है वो 4 की बेस पर बैलेंस की गई है, यानी 4 हाइड्रोक्साइड आयंस। इसमें जो हमारे पास वाटर है तो हमारे पास ये 4 8 4 इसके साथ 4 इसके साथ बैलेंस करने के लिए लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वाटर बनेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस भी इसमें रिलीज हो। बाकी इक्वेशंस जब लिखी जाती हैं तो वहां पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं लिखा जाता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को और जो है वो वाटर को शो कर दिया जाता है, ऑक्सीजन को शो नहीं किया जाता। तो इसमें ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। समझ आई ये बात? अगर हमारे पास होगी इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पर, अब कैथोड पर हमारे पास रिड्यूस होने की एबिलिटी क्रोमियम के अंदर इस सीरीज पर ज्यादा है। तो ये जो क्रोमियम है हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इन 4 में से, तो अपने आप को क्रोमियम मेटल के अंदर चेंज कर देगा। जैसे क्रोमियम मेटल की चेंज होगी, क्रोमियम जो है वो कैथोड के ऊपर चढ़ना शुरू होगी। जो भी चीज यहाँ पर जैसे आयरन में रखा हुआ है वो इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्रोमियम की जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। समझ आई सबको मेरी बात की? उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का चैप्टर है लास्ट वाला, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी। जो शॉर्ट सिलेबस है उसके अंदर पहला हमारे पास टॉपिक है मेटल। ठीक है, आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, इसमें एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक और जो आपका एफ ब्लॉक है ये हमारे पास प्योर मेटल्स हैं, और ये हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं। लेकिन ये प्योर मेटल्स नहीं होती, जो ट्रांजिशन होती है प्योर मेटल्स नहीं होती। तो प्योर मेटल की हम यहाँ पर बात करेंगे। जो पहले ही जो एस ब्लॉक के 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इनकी हम स्पेशल यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, कुछ फिजिकल है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले मैंने मेटल्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है वेरी रिएक्टिव मेटल्स, दूसरी हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव, और थर्ड हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है ना, तो ये दोनों हमारे पास डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और एस ब्लॉक को इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया है। तो यहां पर फर्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वेरी रिएक्टिव मेटल्स इन द पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है ना, ये मेटल्स शामिल हैं। जो आप लोगों की मॉडरेट रिएक्टिव उसमें जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है।
जो लीस्ट रिएक्टिव है, जो सबसे हल्की किस्म के रिएक्शन के केस नहीं होते, ऐसे ही हमारे पास मेटल जब किसी एलिमेंट से रिएक्शन करते हैं तो इनके रिएक्शन को बेहतर बनाने के लिए हम कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर तुम लोगों को जो लीस्ट रिएक्टिव है उसके अंदर आता है तुम लोगों का कॉपर आ जाता है, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। उसके बाद बेटा हमारे पास फिजिकल कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये सारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये 12 भाई आप लोगों को बता चुके, जस्ट यहाँ पे मैं इसको रीडिंग करूंगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के अलावा बाकी सारी मेटल्स सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स। इनके मेटल जो मेटल होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं सिवाय इसके एल्कली मेटल्स के, क्योंकि एल्कली मेटल्स की अलग से प्रॉपर्टीज हैं तो इसको समझाने के लिए टाइम की जरूरत है, सो ये काफी है यहाँ पर। दे पोजेस मेटालिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। इनके ऊपर धातु चमक होती है और इनको पॉलिश किया जा सकता है। क्लास में तुम्हें बताया था कि इन पर चमक किस तरीके से आप देख सकते हो, ये मैंने वजाहत की हुई है पहले भी क्लास में। दे आर मैलिएबल, ये मैलिएबल होती हैं, कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, थोड़े मार के इसको तुम जो है वो शीट में बदल सकते हो। डक्टाइल होती है क्योंकि वो हमारे पास एबिलिटी है प्रॉपर्टी जिसमें आप किसी मेटल को तारों में बदल दो, ठीक है ना। कैन बी ड्रॉन टू वाइज एंड गिव ऑफ अ टोन व्हेन हिट, जब इनको तुम हिट करते हो तो कोई भी शक्ल दे सकते हो। They are good conductors of heat and electricity. They have high densities. They are hard except sodium and potassium. Potassium, सोडियम के अलावा सारी मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, they easily lose electron and form positive ions। जितनी भी मेटल तकरीबन है वो पॉजिटिव आयंस बनाती हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो इसलिए आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं। They readily reactive with oxygen to form basic oxide। ये फॉरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं और जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्साइड है वो 4 तरह के हैं। ऑक्साइड की टाइप से 4 तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक, परऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स एंड सब ऑक्साइड्स। ये हमारे पास जो ऑक्साइड होते हैं ऑक्सीजन वैलेंसी, जो बेसिक ऑक्साइड ऑक्सीजन वैलेंसी -2 होती है, पर ऑक्साइड के अंदर -1 होती है, सुपर ऑक्साइड के अंदर 1-2 होती है और इसके अंदर जो है वो बेसिक ऑक्साइड की निस्बत जो है वो ऑक्सीजन के वैलेंसी में पर कम होता है। मींस हमारे पास -3, -4, -5 इस वन। ये हमारे पास जितने भी ऑक्साइड 4 टाइप्स हैं तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो ऑक्सीजन की वैलेंसी की बेस पर की जाती है। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन से मिलती है तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। इस मेटल के साथ इसका वैलेंसी नंबर कौन सा यूज होता है? -2 यूज होता है। दे यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नो मेटल्स, दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग। ये सारी बातें मैंने पहले की हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इसको मैं रेफर कर सकता हूं आयनाइजेशन एनर्जी के साथ, ठीक है। ये सारी बातें अच्छी हुई। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ये किसको रेफर करता है? आयनाइजेशन एनर्जी को। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कुछ भी कह सकते हो। प्रोसेस ऑफ लूजिंग valence electrons by metals to form cation or positive ion, ठीक है। It is called electropositivity or electropositive character। तो ये electropositive character सर्व कौन शो करता है? मेटल शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने बेशुमार पहले समझाएंगे, वही एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद मैं ट्रेंड ले रहा हूं, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। बड़े सारी बातें वही जो है आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर लोगों के साथ की हुई है। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ये सारा आयनाइजेशन वाला यहाँ पे ट्रेंड आएगा। मैं पीरियड की सूरत में आता हूँ, और पीरियड की सूरत में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होता है। सॉरी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इससे मैं बात करते हैं आयनाइजेशन की। आयनाइजेशन एनर्जी जो है
पीरियड की निस्बत पीरियड के अंदर जो है वो मोर होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है। ये आप ध्यान से समझो, मैंने इंक्रीज लिखा है। तो जब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन की लूजिंग, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हमारे पास कौन सी एनर्जी बनती है, आयनाइजेशन एनर्जी बनती है। तो अब जैसे जैसे साइज कम होगा, साइज कम हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब ये डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्टिव पीरियड की सूरत में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रुप की सूरत में आयनाइजेशन एनर्जी हम देखते हैं, साइज में इजाफा होता है। साइज में जैसे इजाफा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो लिहाजा ग्रुप की सूरत में इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ गई है आपकी। ये सारी वही बातें हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर बयान की गई हैं। तो उसके ये सारे मैं थोड़ा रीड कर रहा हूँ, ठीक है, तो देख लेना। Electropositive character increase down the group because size of the atom increase. For example, lithium metal is less electropositive than the sodium, which is in turn less electropositive than the potassium. ऊपर से नीचे की तरफ आओ, जैसे तुम लोग ऊपर से पीरियड की सूरत में लेफ्ट और राइट ग्रुप की सूरत में अगर ऊपर से नीचे तुम आते हो तो वैसे वैसे एटॉमिक नंबर जो बढ़ता है इरेगुलर तरीके से, जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो लिथियम पहले आता है, तो सोडियम बाद में आता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वहां शल की तादाद ज्यादा है, शल की तादाद ज्यादा है तो हमारे पास जो है वो उतने ज्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा और न्यूक्लियस पॉलिमराइजेशन इंटरेक्शन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाएगा। सो दिस इनफ। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करंट डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर कम हो जाता है। द पीरियड बिकॉज द एटॉमिक साइज डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, इट मींस द इलेक्ट्रॉन एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड आर मोर ऑर्बिटल देन दिस कैरेक्टर डिक्रीज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड आयनाइजेशन एनर्जी है। यही बातें इसमें जो मैं करके हटा हूं इसके लिए पूछी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जीज। दो नंबर बात होगी। सबसे पहले हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज पर, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का साइज किसके ऊपर है, साइज के ऊपर, एटॉमिक साइज पर। अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है, अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज है, कम है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेम वही बात है कि अगर आप लोग के आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप की सूरत में अगर इंक्रीज है तो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही बातें सारी इसमें की गई है। और यहाँ पर वही चीज जो मैंने तुम लोगों को पहले समझाई थी, आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर रिलेशन में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला गया, मिसाल के लिए मैग्नीशियम है, इसके रिलेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर है वो आपकी क्या कहलाएगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप एनर्जी डबल लोगे। उसकी रीजन क्या होती है कि आप तो अच्छा पहले तो ये याद रखो कि हमारे पास तुमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट आयनाइजेशन की, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सेकंड आयनाइजेशन की, तीसरा इलेक्ट्रॉन जैसे एल्युमिनियम है उसके वैलेंस में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयनाइजेशन की, सेकंड निकालोगे सेकंड आयनाइजेशन की, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती रहेंगी। आमतौर पर ये देखा गया है कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है मोर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसकी रीजन, अब मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 12,
इसका मतलब क्या होगा कि इसकी प्रोटॉन 12 है और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 12 हैं। अब इसके वैलेंस शेल में कितने रह जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया पीछे इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 11 और प्रोटॉन तो कितने हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब कम होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से बाहर वाला स्ट्रेस फील्ड क्या होगा अंदर की तरफ आएगा। जब अंदर की तरफ आएगा तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल नहीं पाएगा। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो है पहले से ज्यादा एनर्जी जो है रिक्वायर होगी। जब आप जो है पहले से ज्यादा एनर्जी दोगे तो हम ऑटोमेटिकली कहेंगे कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज हो गई है देन फर्स्ट आयनाइजेशन। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो सेकंड से भी ज्यादा होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आप लोगों के निकल जाएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन की तादाद में चेंज नहीं आएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे वैसे वैसे जो आप लोगों के वैलेंस शेल श्रिंक होता जाएगा और न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को निकलने नहीं देगा, साइज कम होता जाएगा। तो इस तरह से जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती जाएगी। तो जिस तरह आप लोगों का साइज डिक्रीज होता जाएगा आपकी जो आयनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन निकलना आसान नहीं होगा, तो लिहाजा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्टिविटी क्या हो जाएगा डिक्रीज होता जाएगा। जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो इलेक्ट्रॉन निकलना है वो आसान होता जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्टिविटी क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। ये हमारे पास कुछ इसके बारे में था।